जय हिंद। 28 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और 28 अप्रैल के पेपर में जो भी प्रश्न आया है वहां से लगभग 10 से 15 प्रश्न मेरे पास आ चुका है जीके का। मैं आपको पहले बता दूं कि आपका जनगणना एवं प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित कल के पेपर में प्रश्न बना था और आज के पेपर में क्या क्या प्रश्न बना है साथियों। फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस आ चुका है। जो भी प्रश्न आया है साथियों सारा प्रश्न आज आपको करवाने वाला हूं। उससे पहले बता दूं कि साइंस से आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में कल से लेकर आज तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी शिफ्ट में साइंस के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एवं हिस्टोरी से 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है एवं पॉलिटिक्स से ज्यादा नहीं 1 से 2 प्रश्न कभी कभी देखने को मिल जा रहा है। एवं जो पैरिक ओलंपिक है जो खेल से संबंधित प्रश्न है वहां से भी प्रश्न बन रहा है साथियों। एवं जो बच्चे करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाए हैं उनका रिजल्ट इस बार बहुत ही अच्छा जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो वेट जा रहा है वो 4 से 5 प्रश्नों का जा रहा है। कम से कम करंट अफेयर से लगभग लगभग हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न तो बन ही रहा है। अगर हम एक आंकड़ा लेकर चले तो 4 से 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के बन रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं किस लेवल का प्रश्न 28 फरवरी के पेपर में बना है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सवाल आपका कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखे। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ये सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बना है साथियों, तो आप कवर करोगे बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका तैराकी से संबंधित है जो कि आपका 28 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं तो वो मेरे पास प्लीज क्वेश्चन भेज देंगे ताकि आने वाले अगले बच्चे को मैं रियल एनालिसिस करवा सकूं, ठीक है ना। तो चलिए जो जो क्वेश्चन आया वो सारा क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। ब्लू आई जो है वह किस खेल में उपयोग होता है? काफी इंपॉर्टेंट है खेल से। ये लगभग 3 से 4 प्रश्न हम संभावित लाए हैं, आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। ये वाला पूछा गया है, ये वाला संभावित है कि आपके सेकेंड शिफ्ट या आने वाले एग्जाम में ये सवाल बन सकता है कि ब्लू आई किस खेल से संबंधित है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है साथियों। तो आप इसको देख लीजिएगा, यह निशानेबाजी से संबंधित है। ब्लू आई खेल किस से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है, आप याद रखना। अगला नंबर सवाल है कि ड्यूस और लव, ड्यूस और लव शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी संभावित है आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा क्योंकि खेल से ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि यह शब्द किससे प्रस्तुत है। आप बिल्कुल सही करोगे, टेनिस। ड्यूस और लव शब्द किसमें प्रयुक्त है साथियों? टेनिस। और भी सवाल बना है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, और यहाँ से हिस्टोरी से यह भी सवाल बना था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य था, बृहदत्त, ये सब वहां से आया था प्रश्न, ठीक है, कल के पेपर में 27 अप्रैल के पेपर में। यहां से पूछा कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, बिल्कुल सही करोगे, विश्वनाथ आनंद। आप देख लेते हैं कि जो पूछा गया सवाल है साथियों वो कवर कर लेते हैं। देखिएगा किस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में बना है साथियों। पूछे गए सवाल पर हम लोग पकड़ डालते हैं, थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा। सवाल आपका कह रहा है साथियों, ध्यान से देखिएगा, वर्नाक्यूलर फ्रेश एक्ट जो 1878 को हुआ तो वह किस वायसराय ने निरस्त किया था? काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है 28 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। वर्नाक्यूलर फ्रेश एक्ट किस वायसराय ने निरस्त किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने इसको क्या किया था? निरस्त किया था, आप याद रखोगे। लॉर्ड लिटन ने इसे लागू किया था। जैसे में मान लीजिए कि इसे संभावित प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। और इसको खत्म किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। अब इसे संभावित फैक्ट को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपके शिफ्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गए साथियों। अगर यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बने तो ठीक है। लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही करोगे। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, आप याद रखना। ये आपके एग्जाम में बनने वाला सवाल है, ये फैक्ट प्रश्न है जो कि आपके शिफ्ट में बन सकता है, ठीक है। उससे संबंधित जो भी प्रश्न है यहाँ पर सारा आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है कि पहली नियमित जनगणना 1881 रिपन के काल में हुई थी। जो पहली जनगणना हुआ था वह किसके काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था 1881 ईस्वी में पूरी तरह से जनगणना। अगर पहली जनगणना की बात करेगा तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल रियल एनालिसिस करवाया जाता है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप डेली रियल पेपर का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है वही हम आपको एनालाइज
एनालिसिस करवाते हैं। ठीक है, अगर आपका भी सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम तो हो ही गया है, अगर सेकंड शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आप मेरे पास क्वेश्चन को जरूर भेजिएगा। अभी हम आपका अपना नंबर देंगे, ठीक है, जिस पर आपको भेजना है, ताकि आने वाले बच्चे को उससे हेल्प मिले। ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में किससे संबंधित था? बताइएगा, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 किससे संबंधित था? बिल्कुल सही करोगे, या लॉर्ड रिपन से संबंधित था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि हंटर आयोग शिक्षा का गठन किसके समय में हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। हंटर आयोग शिक्षा का गठन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। आप याद रखना, हंटर आयोग शिक्षा का गठन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए, अगला नंबर सवाल पर पकड़ डालते हैं, जो आपके एग्जाम में देख सकते हैं, कल के भी एग्जाम में पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न। ठीक है, और आज के एग्जाम में ये वाला सवाल बना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को किस प्रकार का शक्ति प्रदान करता है साथियों? तो आप याद रखोगे, संविधान में संशोधन करने की शक्ति को प्रदान करता है। आप याद रखिएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में बन सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया, मतलब संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आप बिल्कुल सही करोगे। अगला नंबर सवाल है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां संशोधन 1976 में इसको लागू किया गया था। मिनी संविधान या लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संशोधन को। ये आपके एग्जाम में बनने वाला सवाल है। उससे पहले अगर आपका भी सेकंड या थर्ड जो भी शिफ्ट में एग्जाम है, तो प्लीज आप मेरे पास क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ताकि आने वाले बच्चों को बहुत ही हेल्प मिले। ठीक है ना। तो 9334517119 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आपका एग्जाम हो, आप बाहर आए, तो मेरे पास जो जो क्वेश्चन आपको याद रहे, आप इस नंबर पर लिख कर भेज दीजिएगा, ताकि आने वाले बच्चों को मैं रियल पेपर एनालिसिस करवा पाऊं। ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग भेज देंगे। चलिए, अगला नंबर सवाल पर पकड़ डालते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हम बिल्कुल सही करेंगे। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? अब बताइएगा कि किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु पहले 21 वर्ष था, तो उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61वां संशोधन के तहत है। ये सारे फैक्ट प्रश्न है जो कि आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल पर पकड़ बनाते हैं, देखिएगा कैसा सवाल आया है। ठीक है ना। सवाल तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन मस्त है। ठीक है ना। प्रसिद्ध तवांग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तवांग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल सही करोगे। प्रसिद्ध तवांग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न पर पकड़ डालते हैं, जो आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों। देखिएगा, सवाल है भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। उससे संबंधित प्रश्न से संबंधित फैक्ट है, जो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ है। क्या है? तवांग मठ है, जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है। नाम द्रोलिंग मठ कहाँ स्थित है? नाम द्रोलिंग मठ कहाँ स्थित है साथियों? ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। आप याद रखना। अगला नंबर सवाल है हेमिस मठ किस केंद्र शासित प्रदेश में? आप बिल्कुल सही करोगे। जो हेमिस मठ है वह कहाँ में है? लद्दाख में है। आप बिल्कुल सही करोगे। अगला नंबर सवाल है अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा साथियों? मुखौटा नृत्य है। आप बिल्कुल सही करोगे। अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा साथियों? मुखौटा नृत्य है। आप सही करना, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला नंबर सवाल है, देखिएगा, ये सवाल पूछा गया है, थोड़ा सा बड़ा है, तो आप थोड़ा सा समझिएगा। सवाल आपका कह रहा है कि केल्विनेटर या पूर्ण शून्य तापमान का मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है कि केल्विनेटर या पूर्ण शून्य तापमान का मान कितना होता है? तो 273 डिग्री सेल्सियस या केल्विन होता है। 273 केल्विन होता है केल्विनेटर या पूर्ण शून्य तापमान का मान कितना हो? यहां से भी कल आपके शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो 273 केल्विन होता है। इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में बनने लायक है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रश्न से संबंधित फैक्ट है।
सवाल को देखिएगा, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273 डिग्री के होता है, 273 डिग्री के होता है, आप याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है, आप याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? आपके एग्जाम में बनने वाला सवाल है, बिल्कुल सही करोगे। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होते हैं? समान होता है। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। ये उससे संबंधित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बन सकता है। जो भी आपको फैक्ट बताएंगे साथियों, आप उसको अच्छे से कवर करोगे, वो आपके एग्जाम में बनने वाले प्रश्न हैं। अब देखिएगा, नंदा देवी चोटी हिमालय, एकदम ही आने वाला सवाल है साथियों जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नंदा देवी चोटी हिमालय किस भाग का हिस्सा है? नंदा देवी जो है यह किस हिमालय, मतलब हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अब इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं, संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सके। नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और पहला बात करेगा जैसे में, तो ये नंदा देवी शायद दूसरा आ जाता है, पहला में आपका कंचनजंगा आ जाता है, ठीक है ना। फूलों की घाटी किसे कहता है? वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये सवाल बन सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं जो हिमालय है वह किन दो नदियों के बीच स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। अगला नंबर सवाल है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1928 में, 88 में शामिल किया गया था। आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 1988 में शामिल किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर अच्छे से पकड़ बनाओगे। अगला नंबर सवाल है कि भारतीय सुधार संघ का स्थापना 1870 में किसने किया था? भारतीय सुधार संघ का स्थापना 1870 में किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। एकदम आने वाला सवाल है और पूछा गया भी सवाल है। अब इससे संबंधित फैक्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ब्रह्मा समाज का विभाजन कब हुआ था? 1866 में। ब्रह्मा समाज का स्थापना मतलब विभाजन 1866 में हुआ था। साधारण ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने किया था। आपके एग्जाम में बनने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है, प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? बंबई आत्मारंग पांडुरंग द्वारा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल आपको रियल एनालिसिस करवाया जा रहा है साथियों, ठीक है ना। चलिए, और ये सारा पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां वहां से इस सारे को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। अगला नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का निर्देश को दर्शाता है? कौन सा अनुच्छेद है साथियों जो समान नागरिकता संहिता को दर्शाता है? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, इससे संबंधित प्रश्न है, देख सकते हैं, मोस्ट पावरफुल। तो ये आपसे पूछेगा कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आपके एग्जाम में ये सवाल बनेगा साथियों। संबंधित फैक्ट है जो कि प्रश्न से संबंधित है, आपके एग्जाम में अगले शिफ्ट या आने वाले एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है। यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा था, अब याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि अब करंट अफेयर्स के सवाल से अब उत्तराखंड हो गया है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? बिल्कुल सही करोगे, अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण किससे है? अनुच्छेद 50 से है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण किससे है? अनुच्छेद 50 है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 51 है। आप याद रखना, ये आपके फैक्ट संबंधित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। साथ में आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि रियल एनालिसिस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा।
अगला नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक था 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था साथियों? बिल्कुल सही करोगे, मोहम्मद बिन तुगलक था 1336 ईस्वी में। अब इससे संबंधित प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर राजधानी कहाँ था? विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी या तुंगभद्रा नदी के तट पर था। ठीक है, मतलब विजयनगर की राजधानी क्या था? हम्पी या किस नदी के तट पर था? तुंगभद्रा नदी के तट पर था। आप याद रखना, आपके एग्जाम में यहां से सवाल बने जाएंगे। और यहां से क्या क्या सवाल बन सकता है? प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। विजयनगर का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो कृष्णदेव राय को सबसे महान शासक माना जाता है। अगला सवाल को कवर डालते हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं एवं ये 28 अप्रैल के शिफ्ट में भी बना सवाल है। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वह किस नदी पर स्थित है? वो आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में स्थित है। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यह असम में है, याद रखिएगा। अगला सवाल अब संभावित प्रश्न जो इससे संबंधित फैक्ट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बन सकता है। मांजुली को भारत का पहला द्वीप जिला कब घोषित किया गया था? बिल्कुल सही करोगे, 2016 में। मांजुली को भारत का पहला द्वीप जिला कब घोषित किया गया था? 2016 में। अगला नंबर सवाल है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सा है? तो लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी है, आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सा है, ये बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक लोहित रहेगा, तो आपको लोहित सही करना है, ठीक है ना। असम का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध क्वेश्चन है। अगला एक क्वेश्चन बना नहीं है साथियों, यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को देख सकते हैं, जो कि आपका सवाल बना है, देख सकते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? आप बिल्कुल सही करोगे, यह मिल्खा सिंह का है। द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह का है। अब इससे संबंधित फैक्ट को देख लेते हैं, जो आपके हर एक शिफ्ट में बनने की संभावना है। अनब्रेकबल, अनब्रेकबल किसकी आत्मकथा? अनब्रेकबल किसकी आत्मकथा आपके एग्जाम में बनेगा? तो बिल्कुल सही करेगा, मैरी कॉम का। फ्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की है। शॉर्ट एट हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है? अभिनव बिंद्रा के द्वारा। गोल्डन गर्ल का नाम किसे जाना जाता है? पीटी उषा को। गोल्डन गर्ल के नाम से किन्हें जाना जाता है? पीटी उषा को जाना जाता है। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया था? 1946 में, आजादी से पहले किया गया था। अब इससे आने वाले संबंधित प्रश्न को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में बन सकता है। 1978 में जब नोटबंदी हुई थी, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे, जब 1978 में नोटबंदी हुई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे साथियों? मोरारजी देसाई थे, आप सही करोगे। अगला नंबर सवाल है, 2016 की नोटबंदी के समय किन नोटों को बंद कर दिया गया था? तो 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। अगला नंबर सवाल है कि भारतीय मुद्रा नोटों पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? 17 भाषाएं लिखी होती है, आप बिल्कुल सही करोगे। भारतीय मुद्रा नोटों पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? 17 भाषाएं। अगला नंबर सवाल है कि 2000 रुपया के नोटों पर किसका चित्र अंकित था? तो मंगलयान का। जो 2000 का नोट था, उस पर किसका चित्र अंकित था? मंगलयान का था, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया है? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अब इससे आने वाले संबंधित फैक्ट को कवर करेंगे साथियों, देखिएगा। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में, आप याद रखेंगे। अगला नंबर है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो बेलगाम। मतलब गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो बेलगाम 1924 में। चलिए ओजोन परत है, यहाँ से भी सवाल बना था। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाता है? तो समताप मंडल में। अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बनने वाला सवाल है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। अगला नंबर सवाल है, रेडियो तरंग किस प्रकार से परावर्तित होते हैं? तो आयन मंडल से परावर्तित होते हैं। ओजोन परत को मापने का इकाई क्या है? डॉप्सन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, इस सवाल में बना हुआ सवाल है,
चेमकेट और गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, ये शतरंज से संबंधित है। चेमकेट और गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है, आप याद रखना। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। ब्लू आई की निशानेबाजी से। ड्यूस और लव किस शब्द से? तो टेनिस से। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं साथियों। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी पूछा जाता है तो वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम में डाला जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम चलाते हैं तो उधर जाके सर्च मारे उम्मा जी के ट्रिक, उधर मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले अगर आपका कोई और शिफ्ट में एग्जाम है तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए साथियों, क्योंकि क्वेश्चन भेजिएगा ताकि आने वाले बच्चों को काफी हेल्प मिल सके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप एग्जाम से निकलते हैं याद करके इस क्वेश्चन पर जो भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी आपको याद हो आप इस क्वेश्चन पर नंबर भेज दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।